नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन, जिसमें हर वो खबर होगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। बेहद अलग अंदाज में मैं और श्वेता आपके सामने हर रोज खबर लेकर आते हैं। तो यानी से 1 घंटे का बुलेटिन आपने देख लिया तो ये समझिए कि आपको फिर पूरा दिन खबरों से अपडेट हम इसी बुलेटिन के जरिए कर देंगे। यानी कि इस बुलेटिन के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, फिट रहिए, खबरों से अवेयर रहिए और फिर अपने दिन के जो काम है, आपके ऑफिस का काम, किचन का काम, वो सब कुछ संभालिए। दीपिका, बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक ऐसी खबर से जो देखकर ये बताती है कि लोग कैसे स्टंटबाजी के चक्कर में दूसरों की जान की भी फिक्र नहीं करते। इंदौर में बीच सड़क पर एक रईसजादा अपनी कार को नचाता रहा, वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, ये स्टंट का जो वायरल वीडियो था वो वायरल हो गया, पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस ने इस रईसजादे की सनक जो थी वो पूरी उतार दी। क्या एक्शन पुलिस वालों ने लिया है, क्या कार्रवाई हुई है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर की सड़क पर एक बिगड़ैल रईसजादा नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। कार को सड़क पर इस तरह नचा रहा है मानो किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग हो रही हो, बिना इस बात की परवाह किए कि यह स्टंट किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है और किसी की जान जा सकती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर पुलिस एक्शन में आई और कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लसुड़िया थाना क्षेत्र का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महंगी कार को व्यक्ति स्टंट कर रहा है और बार बार उसको सर्किल में चौराहे पे घुमा रहा है। IPC का FIR दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी फिलहाल जब्त होकर थाने पर है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गनीमत रही कि यह स्टंट किसी बड़े हादसे की वजह नहीं बना, वरना जान मान दोनों का नुकसान हो सकता था। तो देखिए, चर्चा में आप क्यों रहते हैं ये आपके कामों पर, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। इंदौर का ये स्टंटबाज तो आपने देख लिया किस तरीके से अपनी रईसी दिखाने के चक्कर में वायरल हुआ, लेकिन अमेठी की बात करें तो वहां पर एक शख्स कैसे सारस के साथ दोस्ती को लेकर के खूब वायरल हो रहा है। बिल्कुल, वो तस्वीर आपने भी देखी होगी जहां आरिफ के पीछे पीछे उसका दोस्त सारस कैसे उड़ता था, उसके साथ जाता था। लेकिन अब ये दोनों की दोस्ती टूट गई है। क्यों दोस्ती टूट गई है, क्यों परिवार के हर सदस्य की आंखों में आंसू है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में करीब 1 साल से चली आ रही आरिफ और सारस की दोस्ती आखिरकार टूट गई। वन विभाग की टीम ने सारस पक्षी को समसपुर पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया है। राज्य पक्षी सारस के साथ दोस्ती की वजह से अमेठी के आरिफ चर्चा में आए थे। बीते दिनों यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस को मिलने गए थे। सारस के जाने के बाद आरिफ काफी दुखी है, यहाँ तक कि उनके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो सारस ले जाने के लिए आए थे और क्या नाम लेते हैं, हम लोग को बहुत दुख है। हम परिवार के हैं आरिफ के, और आरिफ हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, दुख इतना है कि हम अपनी जुबान से हम बता नहीं सकते। सारस चला गया, हमको मोहब्बत थी, हमको बहुत परेशानी दिखा रही, हमको खल रहा कि उसको वहीं आराम रहा, यहाँ तो आराम बहुत रहा है, उसको वही तरह आराम चाहिए जी। और हमका तो भाई बहुत मोहब्बत रही है। अच्छा, अब वन विभाग वाले ले गए, आए लेके चले गए सब। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। तो दीपिका, कोई वायरल स्टंट की वजह से चर्चा में है, तो कोई इस तरीके से जानवरों से अपनी दोस्ती को लेकर, लेकिन इस बीच एक बाबा भी चर्चा में है जो तंत्र मंत्र से लोगों के कष्ट दूर करने का दावा करते हैं। बिल्कुल, और ये बाबा भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन जो इनका किरदार है खुद का वो काफी दागदार है। कई गंभीर आरोप इस बाबा पर लगे, बावजूद इसके इनकी जो दुकान है वो खूब धड़ल्ले से चल रही है। आप भी देखिए ऐसा क्या है। बाबा के बाजार में एक और बाबा की एंट्री हो गई है। नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार। कानपुर के करौली गांव में धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने वाले करौली सरकार, जो चमत्कार के दम पर लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। ये मार्केट में एकदम नए बाबा हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि बाबा वाली क्लास के नए टीचर। यूं तो इनका सारा काम धाम कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इनकी लॉन्चिंग मार्केट में अभी अभी हुई है। बाबा की कुंडली भी जान लीजिए। नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार। यूपी के कानपुर में करौली आश्रम। ओम शिव कहकर इलाज का दावा। अब हम आपको उनकी क्राइम कुंडली बताते हैं। संतोष सिंह पर 1992 से 1995 के बीच हत्या और 7 CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए।
पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए पहले संतोष सिंह भदौरिया ने किसान नेता का चोला ओढ़ लिया। कहा जाता है कि किसान नेता बनकर वो जमीनों पर अवैध कब्जे करने लगा। बाबा पर हत्या का भी केस दर्ज है। संतोष सिंह भदौरिया आज की तारीख में बड़े बड़े दरबार लगाता है। कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों में उसके भक्त उससे आशीर्वाद लेने आते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इसी करौली सरकार के नाम पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। तो ऐसे जो बाबा होते हैं इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके जब मुश्किल वक्त में आप इन बाबाओं के पास जाते हैं तो उसका फायदा उठाते हैं, अंधविश्वास के जरिए करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। श्वेता और दीपिका, लोगों को ये भी लग रहा होगा कि बाबा अचानक से चर्चा में कैसे आ गए, तो चलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल नोएडा के एक परिवार ने इस बाबा पर संगीन आरोप लगाए हैं। क्या है ये पूरा मामला और आरोप क्या इस परिवार के, वो आप देख लीजिए इस रिपोर्ट में। करौली बाबा चमत्कार कैसे करते हैं ये तो सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन एकदम से चर्चा में आए बाबा की वो कहानी बताते हैं जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आ गए हैं। हम चमत्कार का दावा नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो दिखाना भी जरूरी है कि कैसे करौली सरकार चमत्कार का दावा करते हैं। किसान नेता से बाबा करौली सरकार बने संतोष सिंह भदौरिया से जब चमत्कार के लिए कहा गया तो वो भड़क गए। भौहें ऊपर, आवाज तेज और सीधा सवाल, क्या चैलेंज कर रहे हो? दरअसल नोएडा से डॉक्टर दंपति कानपुर करौली सरकार के दर्शन करने गया। बाकायदा वहां आश्रम के नियम के मुताबिक 2600 रुपए की पर्ची भी कटाई। शाम के समय जब बाबा से मुलाकात का नंबर आया तो डॉक्टर ने लाइव चमत्कार दिखाने के लिए कहा। फिर क्या था, बाबा भड़क गए। चमत्कार के वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन जब बात लाइव चमत्कार की आई तो क्या हुआ वो खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर ने दावा किया है कि बाबा के बाउंसरों ने उनकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सबके सामने है। चलिए बाबाओं की बात कर रहे हैं तो एक और बाबा की बात करते हैं जिन पर लोगों की आस्था बहुत गहरी है। और आज बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम है वो उदयपुर में होना है। जी हाँ, जिसको लेकर के एक विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचेंगे और इंतजार हो रहा है कि कब वहां पर बागेश्वर बाबा पहुंचेंगे। लोग बेसब्री से इंतजार उनका कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर के अपडेट क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज उदयपुर पहुंच रहे हैं। गांधी ग्राउंड में होने वाली महाधर्म सभा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शिरकत करेंगे। पंडाल सज चुका है, तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब इंतजार है बागेश्वर प्रमुख का, जब वो उदयपुर के इस पंडाल में हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय नववर्ष समाजों समिति के इस धर्म सभा कार्यक्रम में और शोभा यात्रा के इस कार्यक्रम में हमें पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री का मार्गदर्शन और पाथे प्राप्त होगा। साथ ही उदयपुर के लिए एक उत्साह का विषय ये भी है कि उनके साथ में देवकी नंदन जी ठाकुर, पूज्य देवकी नंदन जी ठाकुर का भी पाथे उदयपुर शहर को मिलेगा। उदयपुर में चैत्र नववर्ष की शुरुआत पर आज नववर्ष विकास समिति की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान महिलाएं लगभग 30,000 कलश लेकर नव वर्ष के स्वागत के लिए शहर में शोभा यात्रा निकालेंगी। शोभा यात्रा शहर के अलग अलग जगहों से होते हुए गांधी ग्राउंड पहुंचेगी। यहां बागेश्वर धाम बाबा का भव्य पंडाल सजाया गया है और लोगों में बाबा को सुनने को लेकर खासा उत्साह है। बाबा के लिए 20 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, बागेश्वर सरकार को लेकर के तो तैयारियां पूरी उदयपुर में हो चुकी है, लेकिन एक तैयारी फ्रांस की सड़क पर भी हो रहा है पेंशन स्कीम को लेकर। वहाँ जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है। अमेरिका में क्यों जलने लगी बोट्स धू-धू करके, इसके अलावा बोलीविया में सड़कों पर क्यों जनता उतरी, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं 2 मिनट के हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में। ये तस्वीरें राजधानी लंदन की हैं, जिसमें यूके के कैवलरी बैंड प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में 172 घोड़े और करीब 200 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। बता दें कि ये यूनाइटेड किंगडम के राजा के रेजिमेंटल सैनिक का एक दस्ता है जो लंदन के हाइड पार्क में एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में हाउस होल्ड कैवलरी माउंटेड रेजिमेंट ने भाग लिया। आग की ये तस्वीरें अमेरिका की सिएटल की हैं, जहां कई बोटों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग के दौरान धमाके की आवाज भी सुनी गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं अमेरिका के टेक्सास में भी एक केमिकल प्लांट में आग लग गई। आग लगने की वजह से वहां धमाका भी हुआ। बता दें कि इस हादसे में एक शख्स घायल बताया जा रहा है।
पेंशन बिल को लेकर इमानुएल मैक्रों के खिलाफ फ्रांस में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन का दौर जारी है। चाहे रात हो या दिन लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो कई इलाकों में हिंसक भी हो गया। बावजूद इसके राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ऐलान कर दिया है कि इस साल के अंत तक फ्रांस में नया पेंशन बिल लागू हो जाएगा। मैक्रों ने साफ कहा है कि उन्हें अपनी छवि खराब होने का डर नहीं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें बोलीविया की हैं, जहां टीचर्स राजधानी की सड़क पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन शिक्षा में सुधार को लेकर किए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अमेरिका को रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती रास नहीं आ रही है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को सांसदों से कहा कि रूस के लिए चीन का राजनीतिक और भौतिक समर्थन वाशिंगटन के हितों के खिलाफ है। ब्लिंकन ने चीनी राष्ट्रपति की मॉस्को यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भी इस बात के सबूत मिले हैं कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की सहायता कर रहा है। तो अमेरिका इस बात की तलाश में है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध के जंग में चीन ने रूस की कोई मदद की है। वैसे तलाश की बात की जाए तो एक तलाश तो हमारे देश में भी हो रही है, भगोड़े अमृतपाल की, क्योंकि एक के बाद एक जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस कस्टडी से अमृतपाल कैसे भाग गया। जी हाँ, एक के बाद एक तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तमाम जो बॉर्डर है, हरियाणा, राजस्थान, इन सब पर नाकेबंदी कर दी गई है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। पंजाब पुलिस उसकी धरपकड़ की लगातार कोशिश कर रही है। खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल सिंह की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो एक जुगाड़ मोटर गाड़ी पर बैठा नजर आ रहा है। इसी मोटर गाड़ी पर एक बाइक भी दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस ने जालंधर से अमृतपाल की मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक इसी मोटरसाइकिल पर अमृतपाल फरार हुआ था। एक और सीसीटीवी वीडियो में अमृतपाल फ्लाईओवर के नीचे से जाता दिख रहा है। इस दौरान गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दे रहा है। वहीं भगोड़े अमृतपाल के मोगा में छिपे होने की आशंका है, लिहाजा मोगा एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी की जा रही है। अमृतपाल के घर पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 5 गाड़ियों समेत वॉकी टॉकी और बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली है। अब तक अमृतपाल के 154 साथी गिरफ्तार हुए हैं। जालंधर पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया है जिसमें अमृतपाल सवार होकर भागा था। कार से एक राइफल, 3 तलवार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। वहीं अमृतपाल के 4 साथियों को अदालत में पेश किया गया। चारों पर अमृतपाल को ब्रेजा कार में बैठाकर भगाने का आरोप है। लुधियाना में भी अमृतपाल के समर्थकों पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 4 समर्थकों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र पुलिस भी अमृतपाल मामले में अलर्ट है। नांदेड़ पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। देखिए, गीतकार और शायर जावेद अख्तर अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार खुद राज ठाकरे ने इस बार जावेद अख्तर की तारीफ की है। ऐसा क्या कहा उन्होंने, ये भी आपको बताएंगे। राज ठाकरे हालांकि इस दौरान भी अपने सियासी अंदाज से पीछे हटते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने शिंदे सरकार पर लाउडस्पीकर मामले को लेकर के सवाल खड़े किए और साथ ही उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर भी हमला बोला। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गुड़ी पड़वा के मौके पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई के दादर में बड़ी रैली की। शिवाजी पार्क में हुई इस महारैली में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की जमकर तारीफ की। मुस्लिम धर्मामधली देखील माणसं पाहिजेत, कोणासारखी पाहिजेत, मला जावेद अख्तरांसारखी माणसं पाहिजेत। या देशातल्या आजपर्यंत कुठच्याही नागरिकांनी आजपर्यंत पाकिस्तानमध्ये जाऊन पाकिस्तानला कधी खडे बोल सुनावले नाही। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे मस्जिदों से लाउडस्पीकर फौरन बंद करवाएं, नहीं तो एमएनएस के कार्यकर्ता बंद करवा देंगे। साथ ही सीएम शिंदे को नसीहत भी दी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर भी अटैक किया। साथ ही बगैर नाम लिए अपने भतीजे आदित्य ठाकरे पर भी तंज कसने से नहीं चूके। वैसे राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क से एक सनसनीखेज बयान देकर के भी अपना जो वीडियो है वो लोगों के सामने रखा है। इस पार्क से उन्होंने कुछ अलग ही कह दिया। जी हाँ, राज ठाकरे ने साफ तौर पर सीएम शिंदे को चेतावनी दे दी है कि अगर 1 महीने के अंदर इस दरगाह को खाली नहीं करवाया गया तो उसी जगह पर मंदिर बनवा दिया जाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली के दौरान मंच से
एक वीडियो दिखाया जिसमें मुंबई के माहिम समुद्री तट पर एक दरगाह का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा था। राज ठाकरे ने रैली में तल्ख अंदाज में पूछा कि अवैध तरीके से ये किसकी दरगाह बनाई जा रही है, किसकी परमिशन से नया हाजी अली तैयार किया जा रहा है। राज ठाकरे ने शिंदे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 महीने में अगर इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो उसी जगह पर गणपति मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। आता प्रशासनाला, मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना, पोलीस कमिशनर यांना, महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना मी आजच सांगतो, महिन्याभराच्या आत जर कारवाई झाली नाही, हे जर तोडलं गेलं नाही तर त्याच्या बाजूला सगळ्यात मोठं गणपतीचं मंदिर आम्ही उभं केल्याशिवाय इथे राहणार नाही। मग साला काय व्हायचं ते होऊन जाऊन देत। राज ठाकरे की इस चेतावनी के कुछ देर बाद ही मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। आज प्रशासन की टीम मौके का जायजा लेगी। राज ठाकरे ने कहा कि पिछले 2 सालों से दरगाह खुलेआम समुद्र में बनाई जा रही है और प्रशासन को कोई खबर नहीं, जबकि पास में ही माहिम पुलिस स्टेशन है। तो देखा आपने मुंबई में अवैध निर्माण के खिलाफ राज ठाकरे का तल्ख अंदाज, आपने सुना भी और देखा भी। और खबर तो ये भी है कि आज मुंबई में अवैध निर्माण को लेकर के बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। दरअसल मुंबई के धारावी इलाके में एक पुलिस चौकी की जमीन पर मस्जिद ट्रस्ट की शिकायत हिंदू संगठनों ने सरकार से की थी, जिसके ऊपर आज कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई के धारावी इलाके में पुलिस चौकी की जमीन पर मस्जिद ट्रस्ट के अतिक्रमण के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू होगी। बीएमसी सुबह 11 बजे से एक्शन ले सकता है। पूरा मामला धारावी के मदीना मस्जिद से सटी हुई गारमेंट्स की इस छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था। विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई ने गृह मंत्रालय से शिकायत की, जिसमें दावा किया गया था कि इस जगह पर 1992 से लेकर 2012 तक धारावी पुलिस स्टेशन की एक बीट चौकी हुआ करती थी। लेकिन बाद में मदीना मस्जिद ट्रस्ट ने इस जमीन पर कब्जा कर पहले मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड बनाया, फिर ये दुकान खोल ली और इसके किराए से मुनाफा कमाने लगे। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि मस्जिद ट्रस्ट से जुड़े लोग अतिक्रमण के आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे, लेकिन बीएमसी की जांच में अतिक्रमण के आरोपों की पुष्टि हो गई, जिसके बाद आज बीएमसी तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। तो धारावी में अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया जा चुका है और इधर राहुल गांधी पर भी आज एक फैसला आना है। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर के। उसको लेकर के क्या कुछ आज होने वाला है, एक रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गुजरात की सूरत की अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में सूरत कोर्ट की कार्यवाही सुबह 10:45 पर शुरू होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पार्टी के सांसद राहुल गांधी फैसला सुनाने के वक्त कोर्ट में हाजिर रहेंगे। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है, जब कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। राहुल के बयान से नाराज बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। राहुल गांधी के खिलाफ जारी न्यायिक कार्रवाई पर भी कांग्रेस सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने इसे बीजेपी की तानाशाही करार दिया है। साथ ही मानहानि मामले में फैसले सुनाने की तारीख को शहीदी दिवस से जोड़ दिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच कैसे हुई घुसपैठ, ये आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट में हम दिखाने वाले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कैसे हमारी जो महिलाएं हैं वो कमाल दिखा रही है, साथ ही शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारे खिलाड़ी धमाल मचा रही है। सब कुछ आपको दिखाते हैं हमारे स्पोर्ट्स के 2 मिनट के सेगमेंट में। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे वनडे में 21 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। 270 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम 49.1 ओवर में 248 रन पर ढेर हो गई। विराट कोहली ने 54 और हार्दिक पांड्या ने 40 रनों की पारी खेली। 4 साल बाद टीम इंडिया ने घर पर वनडे सीरीज गंवाई है। हार के बाद भारत वनडे रैंकिंग में भी खिसक कर नंबर 2 हो गया है। सूर्य कुमार यादव लगातार तीसरे वनडे में गोल्डन डक का शिकार हुए। वो पहले और दूसरे वनडे में मिचेल स्टार्क की बॉल पर बिना खाता खोले आउट हुए थे।
सूर्या बैटिंग हैट्रिक बनाने वाले 13वें खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार से पहले सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, जहीर खान, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह भी लगातार 3 वनडे में शून्य पर पवेलियन लौटे थे, लेकिन वो लगातार पहली बॉल पर आउट नहीं हुए थे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मैदान पर कुत्ता घुस आया। फैंस एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। प्लेयर्स को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ग्राउंड पर हुआ क्या। सुरक्षाकर्मी उसके पीछे भागे, लेकिन डॉगी पकड़ में नहीं आ रहा था। कुछ प्लेयर्स इस दौरान डरे नजर आए तो रोहित शर्मा हंसी से लोटपोट थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने 4 मेडल पक्के कर लिए हैं। भारत के निखत जरीन, लवलीना, नीतू घंघास और स्वीटी अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में निखत ने थाईलैंड के मुक्केबाज को 5-2 से हराया तो वहीं लवलीना ने मोजाम्बिक की एडोसिंडा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से मात दी। हरियाणा के सरबजोत सिंह ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने भोपाल में खेले जा रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पहला स्थान हासिल किया। सरबजोत ने अजरबैजान के रुसलान लोनेव को 16-0 से हराया। वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए ये पहला गोल्ड मेडल है। वहीं भारत के वरुण तोमर को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो खेल की बात हो रही है तो सियासी खेल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी नजर आने वाला है, क्योंकि पोस्टर वॉर को लेकर के आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दरअसल एंटी मोदी प्रोटेस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी सरकार को 2024 से चुनाव में हराने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि वो अलग बात है कि 2014 में और 2019 में दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाई थी। देश की राजधानी दिल्ली में पोस्टर वार नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है। आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जनसभा करेगी, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। इस जनसभा के जरिए पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करने जा रही है। एंटी मोदी पोस्टर पर दिल्ली पुलिस का एक्शन तब सामने आया जब पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली एक वैन को पकड़ा। वैन से पुलिस ने 40 बंडल पोस्टर जब्त किए। इस मामले में वैन ड्राइवर, वैन के मालिक और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक समेत गिरफ्तार सभी 6 लोगों के खिलाफ जमानती धाराओं में FIR दर्ज हुई और उन्हें जमानत भी मिल गई। लेकिन इसके बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने इस बेनाम पोस्टरों पर बयानबाजी और ट्वीट करने शुरू किए। एक के बाद एक कई ट्वीट सामने आए। एक ट्वीट में आम आदमी पार्टी ने लिखा, खुद को 56 इंच बताने वाला 56 इंच के पोस्टर से डर गया। एक और ट्वीट में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, पीएम मोदी 100 नहीं 1000 FIR करा लीजिए, लेकिन कल से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा जंतर मंतर से गूंजेगा और पूरे देश में जाएगा। उस पोस्टर पे FIR कर ली। मोदी भी इतने डरे हुए क्यों है, इतने इनसिक्योर क्यों है यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले। इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी, मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। पोस्टर वार पर आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही सियासत पर बीजेपी का दावा है कि कानून के मुताबिक प्रिंटर के नाम के साथ पोस्टर लगाने होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाने में कानून का पालन नहीं किया। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि एक्शन डिफेसमेंट एक्ट और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के तहत किया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल दिल्ली में पोस्टर को लेकर के जो राजनीति है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ वाले पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ये पोस्टर लगे हुए हैं। केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ की ये पोस्टर आप देख सकते हैं। पोस्टर में लिखा कि केजरीवाल बेईमान रिश्वतखोर। पोस्टर में बीजेपी नेता की तस्वीर भी है। साथ ही दिल्ली में पोस्टर को लेकर के ये राजनीति जबरदस्त तरीके से तेज हो रही है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ये पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी उसमें लिखी गई है। आम आदमी पार्टी ऑफिस के सामने ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। इससे पहले मोदी हटाओ देश बचाओ ये पोस्टर मिले थे, जिसके बंडल दिल्ली पुलिस ने बरामद भी किए गए थे। 40 बंडल पुलिस ने जब्त किए थे और बताया ये भी गया था कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये पोस्टर निकाले गए थे, जिसके बाद अब
अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के पोस्टर नजर आए, यानी कि पोस्टर वॉर अब दिल्ली में छिड़ा हुआ है। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। पीडीए ने इस बार तकरीबन 40 नामों की लिस्ट तैयार की है। ये ऐसे लोग हैं जो अतीक एंड कंपनी की छत्र छाया में रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं। दावा है कि एक हफ्ते के भीतर पीडीए इनके अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर देगा। वहीं शूटआउट केस में शामिल 5 आरोपियों को कल सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उमेश पाल हत्याकांड में जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको एक एक कर अब यहाँ पर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद इनको 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है वहाँ पर इनको जेल भेजा जा रहा है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम है वो इनको अब न्यायिक हिरासत में उसने ले लिया है और अब इसके बाद इनको जेल भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी थी। इसी बीच पूरे मामले पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने मजहबी रंग देने की कोशिश की है। पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। मुसलमानों के हुकूक को बिल्कुल पामाल कर दिया गया और उनके जिंदगी को अजीरन बना दिया गया बिल्कुल, और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अगर वो मुजरिम भी है तो उसे जेल भेजिए, उसके खिलाफ मुकदमा कराइए, उसको जो चॉइस जो अदालत जो कुछ हुक्म देगी बहरहाल उसको मानेंगे। लेकिन ये कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं ये नहीं है कि बुलडोजर चलाए। और अब बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की। आखिर उन्होंने चुनाव लड़ने से क्यों तौबा कर लिया है? क्योंकि हाल ही में जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान आया है उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ने वाली है। क्योंकि देखिए उन्होंने ये कह दिया है कि 370 की बहाली जब तक नहीं होती है तब तक वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब तो देश का बच्चा जानता है कि 370 की बहाली तो अब होने से रही। इसका साफ साफ मतलब ये है कि महबूबा मुफ्ती अब ये मान चुकी हैं कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि उन्होंने जब विधायक पद की शपथ ली थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में 2 संविधान थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। Of course, I am never going to fight an assembly election as long as 370 is not restored. Because if I mean, you know it that whenever I took an oath as a member assembly, it was under 2 constitutions, J&K Constitution and Constitution of India, with 2 flags at the same time. वहीं बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी खत्म हो चुकी है और चुनाव नहीं लड़ने का बयान देकर महबूबा ने ये साबित कर दिया है कि वो इलेक्शन से पहले ही हथियार डाल चुकी है। अब बहाने ढूंढ रही है इलेक्शन से भागने के लिए। वो अब और कुछ कोशिश कर रही है कि ताकि इलेक्शन से भागे, इसलिए ये नारा दे रही है, जज्बाती नारा दे रही है। लेकिन इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को असर पड़ने वाला है। महबूबा जी इलेक्शन लड़े, महबूबा जी इलेक्शन न लड़े, जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके साथ लेने देनी, क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुकी है। पीडीपी खत्म हो चुका है और पीडीपी रिजेक्ट हो चुका है। तो महबूबा मुफ्ती दीपिका ये मांग कर रही है कि 370 की बहाली हो। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हालांकि ये मांग लगभग हर दल उठा चुका है। और तेजस्वी यादव भी खूब बोले। महापुरुषों का नाम लेते लेते उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भी महापुरुष बता डाला। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की पुरानी मांग को फिर से हवा दे दी है। मौका था बिहार दिवस का। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार और आगे बढ़ जाएगा। और जितनी प्रगति हो रही है आज जितना लोग मेहनत कर रहे हैं कितना आगे बढ़ेंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उन्होंने अपने भाषण में बिहार के कई महापुरुषों के नाम लिए और उसी कैटेगरी में तेजस्वी ने लालू यादव और नीतीश कुमार को भी शामिल कर लिया। शेरशाह सूरी, वीर कुंवर सिंह, रेणु जी, राष्ट्रकवि दिनकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, विद्यापति जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, शहीद जगदेव प्रसाद जी, श्री कृष्ण सिंह जी, लोकनायक जयप्रकाश जी, भिखारी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, लालू जी और नीतीश जी, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनगिनत महापुरुषों और स्थलों की से ये जाने जाने वाला ये हमारा बिहार है।
तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं 2024 चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है और चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा ईवीएम को लेकर के भी होती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ईवीएम को चर्चा करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है और इसमें हर वो पार्टी शामिल होगी जो ईवीएम पर सवाल उठा चुकी है। यानी कि अगर आगे भी मोदी सरकार बनती है तो ये तय माना जाए कि विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर चर्चा के लिए आज विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पवार ने राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर को न्योता भेजा है। शरद पवार ने इस मीटिंग में उन तमाम नेताओं को बुलाया है जो पहले ईवीएम को लेकर संदेह जाहिर कर चुके हैं या जिन्हें संदेह है। पवार का दावा है कि ये मीटिंग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाने को लेकर बुलाई गई है। बैठक में आईटी प्रोफेशनल और क्रिप्टोग्राफर्स भी मौजूद रहेंगे। शरद पवार के मुताबिक ईवीएम को सटीक होने की जरूरत है और इस पर किसी भी तरह के संदेह को मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से सामने आकर खारिज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आज भी संसद में हंगामा जारी रह सकता है। लोकसभा में जहां विपक्ष बिना जेपीसी मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं बीजेपी के सांसद भी राहुल गांधी की माफी से कम पर झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में बजट सत्र का बाकी हिस्सा पूरी तरह से गतिरोध की भेंट चढ़ सकता है। संसद में रणनीति बनाने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह 10:30 बजे विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। तो देखिए, मेसी को ले जाते हुए सुरक्षा कर्मी नजर आए, कहां पर ट्रेडमिल में डॉगी ने पसीना बहाया, ये सारी खबरें आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो इंटरनेशनल कौन कौन से वीडियो हैं जो वायरल है वो आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में। स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी का एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें उन्हें कुछ सुरक्षाकर्मी लेकर जा रहे हैं। जब हमने वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि मेसी अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन रोसारियो के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे। मेसी के शहर में होने की खबर फैंस को लग गई और देखते ही देखते हजारों लोगों का हुजूम मेसी को देखने के लिए पहुंच गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। क्या ट्रेडमिल पर आपने कभी जानवरों को भी एक्सरसाइज करते देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 डॉग्स को एक ही ट्रेडमिल पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। पहला डॉग पूरी लगन के साथ ट्रेडमिल पर दौड़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरा डॉग पहले वाले को डिस्टर्ब करता नजर आ रहा है। वो कभी पीछे से तो कभी आगे से आकर पहले वाले डॉग को परेशान करता दिख रहा है। जंगल के बीचों बीच सड़क के किनारे पेड़ और पेड़ के पास भालू। देखिए ये भालू कैसे खुद में मगन है। ऐसा लग रहा है जैसे ये झूम रहा है, किसी फिल्म में धुन पर मटक रहा है। कभी सिर हिला रहा है तो कभी कमर। नाचते नाचते ये उठक बैठक भी कर रहा है। भालू का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये भालू अपनी पीठ खुजा रहा है, लेकिन इस रिदम में जैसे वो नाच रहा हो। और अब वीडियो इस परी का जिसका सिल्वर स्क्रीन पर सिक्का चलता है। यह है सनी लियोनी, जिनकी एक एक डांस मूव के करोड़ों दीवाने हैं। इस वीडियो में वो आइस स्केटिंग करती नजर आ रही हैं। वो गोल घूमकर ऐसे बाहें फैला रही हैं जैसे अपने मूव से वो खुद ही अचरज में हैं। इस वीडियो में जो बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा है वो भी बेहद दिलचस्प है। आप खुद सुनिए। बीच सड़क पर स्टंटबाजी का ये वीडियो देखिए। बीच सड़क पर एक लड़की स्केटिंग कर रही होती है। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो बीच सड़क पर धड़ाम से गिर जाती है। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो लड़की की जान भी जा सकती थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी सूरत के लिए निकल चुके हैं। दरअसल सूरत की कोर्ट में आज राहुल गांधी उस वक्त मौजूद रहेंगे जब कोर्ट फैसला सुनाएगा। 2019 में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर के, उस पर ही आज ये अहम फैसला आना है और राहुल गांधी की पेशी भी होगी इस मामले को लेकर। इसीलिए सूरत कोर्ट में आज मौजूद रहना है उनको और सूरत कोर्ट पहुंचने के लिए वो निकल चुके हैं। राहुल ने कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी है, जिसके बाद मानहानि का ये केस और उसी में राहुल की पेशी होने वाली है। 2019 चुनाव में राहुल गांधी ने ये विवादास्पद बयान दिया था। आज सूरत की कोर्ट में राहुल की पेशी होगी। सूरत के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी और जिस वक्त फैसला आएगा इस पूरे मामले को लेकर के उस वक्त राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहने वाले हैं। तो
देखिए, राहुल गांधी को राहत मिलने वाली है कोर्ट से या फिर नहीं, ये तो कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन बात करें राजस्थान की, जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से काफी परेशानियां वहां पर परिवार वालों को और जो मरीज हैं उनको उठानी पड़ रही है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के डॉक्टर्स का विरोध जारी है और ये हड़ताल कब खत्म होगी, कब मरीजों की जो परेशानी है उसका हल निकलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। इलाज के लिए मरीजों का इंतजार और डॉक्टर्स अस्पताल से बाहर सड़कों पर। तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं। यहां डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल यानी RTH के विरोध में गहलोत सरकार के खिलाफ रोड पर उतर आए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ भी रोड जाम हो गया है, दोनों तरफ का रोड जाम है। डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने का रोड जाम कर दिया है। उनका कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, जब मांगे मानी जाएंगी तभी हम लोग जो है इस विरोध को खत्म करेंगे। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की वजह से मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में हेल्थ सर्विसेज पूरी तरह चरमरा गई है। OPD में मरीज के साथ उनके तीमारदार बेहाल परेशान दिखे। हालांकि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी और दूसरे वार्ड में नर्सिंग स्टाफ और इंटर्न को लगा रखा है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक बिल को कानून बनने से रोक नहीं दिया जाता, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो डॉक्टर से पूछ के लागू करना चाहिए था। कमेटी में डॉक्टर्स होने चाहिए थे। जो डॉक्टर्स कमेटी में थे उन लोगों ने जो सजेशन दिए वो एक भी सजेशन नहीं माना। इसमें पूर्णतः डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन बिगाड़ने वाला है और न्यूसेंस क्रिएट करने वाला बिल है। पूरे मामले पर बीजेपी का दावा है कि उनका राइट टू हेल्थ पर विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे थोपने की कोशिश हो रही है वो उन्हें मंजूर नहीं है। हम राइट ऑफ हेल्थ के बुनियादी सवाल पर विरोध नहीं कर रहे, पर राइट ऑफ हेल्थ जिस प्रकार लाया जा रहा है, आज की तारीख में आप मुझे एक जिला मुख्यालय बता दो, उनके 80 ट्रॉमा सेंटर है जहां एक्सीडेंट के बाद जा सकता है। एक ट्रॉमा सेंटर के अंदर तीनों फैकल्टी अगर मुझे बता दो तो मैं त्याग पत्र तक दे दूं। सारे बंद पड़े हैं। तो डॉक्टरों की इस हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है, वो भी इस वक्त में जब कोरोना के मामले देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने राज्यों के साथ एक बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जी हाँ, और साथ ही ये कहा गया है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उससे सावधान रहने की अपील की गई है। क्या है कोविड का ये नया वेरिएंट, कितना सावधान रहने की आपको जरूरत है, इस रिपोर्ट में देखिए और सतर्क रहिए। देश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए देश भर में नियमित रूप से हालात का जायजा लेते रहना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1134 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 7026 हो गई है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर XBB 1.16 सब वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के देश में कुल 76 केस मिले हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट से कोरोना लहर के फिर से आने की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द नई गाइडलाइंस भी जारी कर सकता है। नए वेरिएंट के भारत में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और कर्नाटक से सामने आ रहे हैं।